इसको हम ग्राफ से देखेंगे तो हमें इसका बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा। सपोज कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू हमारा बीटा प्लस पाई बाई टू होगा, तभी ये हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेंस लेवल के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस, जिनको कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी but not equal to 1, then minimum value of mod of a plus b omega plus c omega square, where a, b and c are integers but not all equal, is a 0, b root 3 by 2, c 1 या फिर d 2। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे कि हमें इस टर्म की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन है कि ए बी और सी जो है इंटीजर हैं बट इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हम ए और बी और सी की हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो अगर हमें इसकी मिनिमम रखना है तो कोई भी दो हमारे जीरो होने चाहिए। मान लेते हैं हम ए जीरो है और हमारा बी भी जीरो है, और सी क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता तो इसको हम सबसे क्लोज रखेंगे ए और बी के, और लोएस्ट वैल्यू रखेंगे। तो सी को हम रख लेते हैं वन। तो इस केस में इस टर्म की वैल्यू ये हो जाएगी मॉड ऑफ वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा मॉड ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। PQ and PR are two infinite rays. QAR is an arc point lying in the shaded region, excluding the boundary satisfies A, B, C या फिर D। ये चार सेट ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं हमारे A, B, C, D में। तो हमें देखना है कि ये जो शेडेड रीजन है ये इसमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। गिवन है कि QAR हमारा आर्क है, तो यानी कि ये जो आर्क हुआ तो इसका सेंटर दिया हुआ है हमारा इस P पे -1, 0 पे। तो ये जो शेडेड रीजन है ये दो सेट ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहला होगा मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि एक आर्क है जो कि एक बड़े सर्कल का हिस्सा है और ये एक्सटर्नल टू द सर्कल है। तो ये इक्वेशन है जो पहली सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी इक्वेशन होगी कि सपोज ये एंगल मैक्सिमम जो है ये थीटा है और ये माइनस थीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो दूसरी इक्वेशन जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा कि मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ हमारा z माइनस जेड नॉट, ये हमारा लेस देन थीटा रहेगा। मतलब कि यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट है z, तो उसका ये जो सेंटर है जेड नॉट, उससे इसका जो एंगल है वो हमेशा थीटा या उससे कम ही रह सकता है, थीटा से कम ही रहेगा इनफैक्ट, क्योंकि एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री कहा गया है। तो ये दो इक्वेशन में हमें बस जेड नॉट आर और थीटा, ये तीन चीज़ें ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पता चल जाएगा कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले जेड नॉट हमारा सबसे सिंपल है, वो है सेंटर -1, 0, तो जेड नॉट हो गया हमारा -1। दूसरा आर, रेडियस जो है वो हो जाएगा हमारा, ये -1 है और ये +1 है, तो ये -1 से 1 तक जा रहा है तो ये 2 यूनिट हो गया रेडियस, तो रेडियस हो गया हमारा 2। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी मॉड ऑफ z प्लस 1 ग्रेटर देन 2। दूसरी इक्वेशन हमारी इजीली निकल जाएगी। ये जो हमारा थीटा है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसको हम यहाँ दोबारा बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है -1 प्लस √2, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंटर है कहीं पे। ये जो डिस्टेंस है ये है -1 और ये जो डिस्टेंस है ये है √2 - 1, और ये जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा √2। तो √2 - 1, और ये अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 1 यूनिट, ये हो गया √2 - 1, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया हमारा अगेन √2। तो क्योंकि ये √2 है ये √2 है तो इसका मतलब ये एंगल हो गया हमारा थीटा इक्वल टू π/4। तो यानी कि हमारा मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1, दिस शुड बी लेस देन π/4। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये जो दो इक्वेशन हैं ये दोनों सही से इसी में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ z1 and z2 are two non-zero complex numbers such that mod z1 plus z2 equal to mod z1 plus mod z2, then argument of z1 minus argument of z2 is a minus pi, b minus π/2, c π/2 या फिर d 0। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि mod of z1 plus z2 इक्वल टू mod z1 प्लस
मॉड ऑफ Z2। तो हमें पता है कि ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल है कि ये Z1 और Z2 जो हैं ये एक ही लाइन में हमारे पड़ते हैं ओरिजिन के साथ। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन है O, ये कहीं ना कहीं होगा हमारा Z1 और ये कहीं ना कहीं होगा हमारा Z2। तो उस केस में Z1 और Z2 अगर ओरिजिन के साथ कोलिनियर हैं तो या तो ये एंगल ज़ीरो हो सकता है, इनके इनके बीच का Z1 और Z2 के बीच का एंगल या तो रहेगा ज़ीरो और या तो फिर रहेगा पाई। तो यहाँ पे पाई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वन क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 आर a माइनस वन कॉमा वन प्लस टू ओमेगा कॉमा वन प्लस टू ओमेगा स्क्वायर, b माइनस वन माइनस टू ओमेगा कॉमा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, c माइनस वन या फिर d नन ऑफ दीज। यहाँ पे ये हमें पता है कि अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अगर हमारे पास कोई दूसरा इक्वेशन होता है, सपोज एक्स क्यूब इक्वल टू ए, तो उस इक्वेशन के जो तीन सोल्यूशन होंगे वो हो जाएंगे हमारा एक्स इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री, और ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा हमारा ए टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री इंटू ओमेगा, और तीसरा हो जाएगा हमारा ए टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन होल क्यूब, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस एट ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो, तो एक्स क्यूब ये हो जाएगा हमारा माइनस एट, तो एक्स ये हो जाएगा हमारा माइनस एट टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री, जो कि हमारा हो गया माइनस टू, और दूसरा हो जाएगा माइनस टू ओमेगा, और तीसरा हो जाएगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। और अब हम x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे x माइनस वन से जो यहाँ पे था, तो हमारा x हो जाएगा माइनस टू प्लस वन माइनस टू ओमेगा प्लस वन या फिर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ये हुआ माइनस वन और फिर वन माइनस टू ओमेगा और वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ ओमेगा इक्वल टू z divided by z minus 1 by 3i and mod omega equal to 1, then z lies on a straight line, b a parabola, c an ellipse या फिर d a circle। यहाँ पे दिया हुआ है कि ओमेगा जो है वो z डिवाइड बाई z माइनस वन बाई थ्री आई है, और मॉड ऑफ ओमेगा यानी कि मॉड ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस वन बाई थ्री आई ये हमारा वन है। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन बाई थ्री आई हो गया। तो ये हमें पता है कि ये होता है इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर ये z माइनस ज़ीरो है और ये z माइनस वन बाई थ्री आई है, तो ये ज़ीरो और वन बाई थ्री आई इन दोनों पॉइंट्स के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा ये z1 है और ये z2 है, तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो उसका हर एक पॉइंट जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट हुआ करेगा इन दोनों पॉइंट z1 z2 से, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहा करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए अ स्ट्रेट लाइन। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू वन टू टेन साइन टू के पाई बाई इलेवन प्लस आई इंटू कॉस टू के पाई बाई इलेवन इज ए आई बी वन सी माइनस वन या फिर डी माइनस आई। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये जो टर्म हमारा आई है इसको हम सबसे पहले बाहर लेके चले जाएंगे ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू आई इंटू समेशन के इक्वल टू वन टू टेन कॉस टू के पाई बाई इलेवन माइनस आई इंटू साइन टू के पाई बाई इलेवन। और इसको अगेन हम लिख सकते हैं इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई के इक्वल टू वन टू टेन कॉस टू के पाई बाई इलेवन प्लस आई इंटू साइन टू के पाई बाई इलेवन, और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। क्योंकि ये जो माइनस है ये प्लस का कॉन्जुगेट होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कॉन्जुगेट ले लिया। तो ये जो अंदर का टर्म है ये हमें पता है कि ये जेड के है फॉर के इक्वल टू वन टू टेन, और ये जो है ये 11th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। हम इस टर्म को देख के यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये जो हमारा टर्म है ये एक्चुअली में है आई इंटू समेशन
के इक्वल टू 1 to 10 जेड के कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू आई इंटू समेशन के इक्वल टू 0 to 10 जेड के कॉन्जुगेट माइनस जेड ज़ीरो कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमने ये फॉर के इक्वल टू 0 एक बार ऐड कर दिया और एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और ये हमें पता है कि जो इस तरह का समेशन होगा, ये प्रॉपर्टी होती है nth रूट ऑफ यूनिटी की कि ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। तो इसको हम कह सकते हैं आई इंटू माइनस जेड ज़ीरो कॉन्जुगेट। और जेड ज़ीरो ये हमें पता है कि 1 रहेगा, तो इस क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी हमारा 1 ही रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी। अब अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द वैल्यू ऑफ z प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस 1 बाई जेड क्यूब होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से अप टू z टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 बाई जेड टू द पावर ऑफ 6 का होल स्क्वायर इज a18 b54 c6 या फिर d12। यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है अगर, और z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें पता है कि z हमारा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर ही हो सकता है। तो ये जो हुआ हमारा z, हम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से कोई भी एक ले सकते हैं और यहाँ पे डालेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पे कोई भी एज्यूम करेंगे हमें आंसर सेम ही मिलेगा। तो z हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ओमेगा है, तो z इक्वल टू ओमेगा इस इक्वेशन में डालेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये हो जाएगा हमारा और ओमेगा क्यूब हमें पता है कि 1 रहेगा क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यहाँ पे। सो 1 बाई ओमेगा ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम कर देंगे ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू -1। तो ये पहला टर्म ये हो गया हमारा -1 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा दूसरा टर्म ये भी हो जाएगा हमारा इक्वल टू -1 का स्क्वायर। और तीसरे टर्म में हमारा ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और बाकी के जो टर्म हैं उसमें से भी हम जब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 डाल के हटाते जाएंगे तो ये सारे टर्म सेम मिलेंगे ऊपर के 3 टर्म के। तो हम कह सकते हैं कि ये होल इंटू 2 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा D12। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 डिवाइड बाई आई माइनस 1 देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज a -1 डिवाइड बाई आई माइनस 1, b 1 डिवाइड बाई आई प्लस 1, c -1 डिवाइड बाई आई प्लस 1 या फिर d 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस 1। तो यहाँ पे हमें पता है कि z इक्वल टू अगर z1 बाई z2 होता है तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट बाई z2 कॉन्जुगेट होता है। तो हमें ये भी पता है कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू z होता है। ये दिया हुआ है कि ये कॉन्जुगेट है इन चारों में से किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो z कॉन्जुगेट जो है वो है इक्वल टू हमारा 1 डिवाइड बाई आई माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई आई माइनस 1 का कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस आई माइनस 1 इक्वल टू -1 डिवाइड बाई आई प्लस 1। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z such that mod of z minus 1 equal to mod of z plus 1 equal to mod of z minus I equal to a1 b2 c infinite या फिर d0। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर z होंगे जो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे, वो यहाँ पे हमें चेक करना है। इसको हम ग्राफ से देखेंगे तो हमें इसका बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा। सपोज ये जो 3 इक्वेशन है ये एक्चुअली में हम मान लेते हैं कि mod ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आई इक्वल टू k है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ k ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z। तो ये तीन जो है ये 3 सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द सेंटर -1 +1 और i पे। तो ये हो गया -1 का सर्कल, ये हो गया +1 का सर्कल और ये हो गया +i का सर्कल।
सपोज इससे कोई भी सर्कल पास कर रहा है और उन तीनों का रेडियस सेम होना चाहिए, तो ऐसे सर्कल हमें देखने हैं कि कितने हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कल रहेगा जिसका कि रेडियस 1 यूनिट है, जो कि इन तीनों से पास, जो कि जहाँ पर कि ये तीनों पॉइंट मिल सकते हैं, वरना ये तीनों मिल नहीं पाएंगे किसी भी दूसरे सर्कल पे। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि ये जो 1 यूनिट वाले जो सर्कल होंगे, वही एक के की वैल्यू 1 ही होगी, जो कि इन तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है, और कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको देखने का एक और तरीका है कि अगर यहाँ पर एक सर्कल होगा, तो सिर्फ वही एक सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट्स को कवर कर पाएगा एज अ सेंटर एट दिस सर्कल, एज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो उसकी भी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम दोनों तरह से देख सकते हैं कि ए 1 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इफ z नॉट इक्वल टू 1 एंड z स्क्वायर डिवाइड बाई z माइनस 1 इज रियल, देन द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज a on a circle with center at origin, b either on real axis or on a circle not passing through origin, c on the imaginary axis, या फिर d either on real axis or on a circle passing through the origin। गाइस जब भी इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पर कि इस तरह के दो फंक्शन दे रखे हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और कहा हो कि ये प्योरली रियल है, तो उससे समझ लेना चाहिए कि ये जो न्यूमरेटर का फंक्शन है और ये डिनोमिनेटर का फंक्शन है, ये ओरिजिन के साथ कोलिनियर होंगे। मतलब कि ये जो हमारा इस केस में जेड स्क्वायर, जेड माइनस 1 और ओरिजिन, ये तीनों कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे। इसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सपोज हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इक्वल टू आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा है। तो जेड स्क्वायर ये हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ 2y थीटा हो जाएगा। अब इसको हम आर्गन प्लेन पे ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा सपोज ये z है जो लाई कर रहा है, तो जेड स्क्वायर कहीं हम मान लेते हैं इधर होगा। ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 2 थीटा। तो यहाँ से z माइनस 1, ये z था, तो हम 1 यूनिट हम पीछे चले गए एक्स एक्सिस में। तो ओरिजिन, ये जो पॉइंट आया हमारा z माइनस 1 और ये जेड स्क्वायर, ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, ये जो लिखा हुआ है इसकी वजह से। सो अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये O है, ये A है, ये B है, इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन है, इसको हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये Y होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा X, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1, और ये थीटा है और ये 2 थीटा है। सो tan थीटा ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू y बाई एक्स, और tan 2 थीटा ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू y डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। और हमें पता है कि tan 2 थीटा ये होता है इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो y डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 2y बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकल के आएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमको देगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका कि सेंटर 1,0 पे है, तो नॉट ऑन ओरिजिन। हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये नॉट ऑन ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहला जो केस होगा वो होगा सर्कल नॉट ऑन ओरिजिन, और दूसरा केस हो सकता है कि ये z अगर हमारा जो है ये रियल नंबर खुद ही होगा, नॉट इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो भी ये z स्क्वायर बाई z माइनस 1 रियल ही मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन को मिलाएंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z डिवाइड बाई 1 प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a पाई बाई 2 माइनस थीटा, b थीटा, c पाई माइनस थीटा, या फिर d माइनस थीटा। तो z को हम मान लेते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो z कॉन्जुगेट ये हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस i साइन थीटा। तो इसको हम जब
वन प्लस करेंगे दोनों जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हमें पता है कि हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये जो टर्म हमारा बनेगा ऊपर का, वो हमारा बन जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू ई टू द पावर ऑफ आई थीटा बाई 2। और ये जो टर्म हमारा सिमिलरली बनेगा वो हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा बाई 2। क्योंकि ये कॉन्जुगेट है तो इसका एंगल बस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस डिवाइड बाई 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आई थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा बाई 2, और ये कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ आई थीटा। तो आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो हुआ हमारा थीटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 प्लस 3i sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i sin थीटा is purely imaginary is a pi by 6, b sin inverse रूट 3 by 4, c sin inverse 1 by रूट 3, या फिर d pi by 3। सो सपोज कर लेते हैं कि हमारा 2 प्लस 3i sin थीटा ये जो है, इसको मान लेते हैं k इंटू ई टू द पावर ऑफ आई अल्फ़ा, और हमारा 1 माइनस 2i sin थीटा ये है हमारा k डैश इंटू ई टू द पावर ऑफ आई बीटा। सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू हमारा बीटा प्लस पाई बाई 2 होगा, तभी ये हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि tan ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू tan ऑफ बीटा प्लस पाई बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट बीटा। तो tan ऑफ अल्फ़ा ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, और ये एक और माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमारा 1/3, तो साइन थीटा ये हो गया हमारा 1/√3, तो थीटा ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू जेड व्हेन जेड इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 इफ determinant of 1 1 1 1 minus omega square minus 1 omega square 1 omega square omega to the power of 7 equal to 3k, then k is equal to a 1 b minus z c z या फिर d minus 1। यहाँ पे ये जो z इक्वल टू माइनस रूट 3 है, इसको हम लिख सकते हैं √3i। तो हम कह सकते हैं कि 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू √3i, यानी कि ओमेगा ये हो जाएगा √3i बाई 2 माइनस 1। तो ये ओमेगा जो है ये एक्चुअली में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ था। तो इसकी अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 1 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर ऑफ 7 है। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो यानी कि नेगेटिव ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस ओमेगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, तो ये हो गया हमारा 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा टू द पावर ऑफ 7 ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर ऑफ 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा टू द पावर ऑफ 6 बन जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ओमेगा। तो इसको फिर से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हम R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन होता है। तो रो 1 को हम यहाँ पे इसमें हम रो 2 और रो 3 को भी ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, और रो 2 रो 3 को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ भी 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3। तो बाकी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो यानी कि 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3k। तो k जो है वो हो गया हमारा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा में लिखेंगे, ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको अगेन हम रिप्लेस कर देंगे हमारा इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा से। तो ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस 2 ओमेगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 ओमेगा, और ये हमें दिया हुआ है कि इक्वल टू z है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -z। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा इक्वल टू बी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।